2 जुलाई को हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद तमाम सवालों के घेरे में प्रशासन भी आ गया। वो बाबा सूरजपाल जाटव भी आ गया। उसके तमाम आयोजक जो उसके सेवक थे, वो सभी लोग आ गए। अब सवाल यह है कि इस पर एसआईटी की जांच बिठाई गई थी। 2 सदस्यीय एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। 125 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 3 बार वहां पर एसआईटी की टीम दौरा करने के लिए गई और उसके बाद अब आज एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में 6 अधिकारियों पर सवाल उठाए गए, प्रशासन पर सवाल उठाए गए। 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया। उसके बाद मुख्य आयोजनकर्ता को इसका मुख्य तौर पर जिम्मेदार माना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस बाबा का वो सत्संग था, सूरजपाल जाटव का, उसका नाम इस पूरी एसआईटी में एक बार भी एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिया गया। आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सूरजपाल जाटव के वकील एपी सिंह ने जो दावा किया कि बाबा के खिलाफ साजिश की जा रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनका एक दावा था कि वहां पर कई सारे लोग मौजूद थे जिनके पास जहरीली गैस के कैन थे, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से लोगों की जान गई। क्या ये एक बड़ी वजह है? क्या इस नैरेटिव की वजह से ये हुआ है? ये तमाम अहम सवाल है कि आखिर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बाबा के नाम का जिक्र कहीं पर भी क्यों नहीं है। अभी एक न्यायिक आयोग भी बनाया गया है और न्यायिक आयोग को रिपोर्ट आने में 2 महीने का वक्त लगेगा। उसमें कुछ प्रमुख बिंदु है जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। एक प्रमुख बात यह होगी कि आगे इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसके लिए क्या एसओपीज हो सकती हैं, क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं, वो भी उनको बताना है। लेकिन सबसे प्रमुख बात, एसआईटी की जो ये जांच रिपोर्ट आई है उसमें आखिर सूरजपाल जाटव का नाम क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्रशासन पर सवाल तो पहले दिन से ही उठ रहे थे। प्रशासन की हीला हवाली की बात तो पहले दिन से हो रही थी। आयोजनकर्ता जो थे उन पर सवाल तो लगातार उठ रहे थे। लेकिन इस पूरे एसआईटी के रिपोर्ट में क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उस पर बात करने के लिए इस वक्त लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात इस रिपोर्ट में अगर प्रमुख बिंदुओं की मैं बात करूं तो क्या क्या आपने देखी है, जरा बताइए। देखिए, बिंदुवार कुछ चीजें हैं आदर्श, जिसमें से कुछ का जिक्र आपने भी किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार कोई रिपोर्ट ऐसी आई जिसमें स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोगों को किसी भी रूप में लेकिन दोषी माना गया। ये कहा गया कि उन लोगों ने अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो ढंग से नहीं निभाई, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। 6 अधिकारी ऐसे हैं, एसडीएम समेत, जिनको, और वही एसडीएम जिन्होंने ये अनुमति दी थी। जिसमें सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि अगर मैं उस पॉइंट को पढ़ दूं, जो कंक्लूजन पॉइंट है शब्दशः, तो उसमें लिखा है कि अधिकारियों ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया कि प्रोग्राम कितना बड़ा होने वाला है। 80,000 लोगों की तो लिखित जानकारी सरकार के पास थी, प्रशासन के पास थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं लिया गया। और जो दूसरी बड़ी बात, आरोप जो उन अधिकारियों के खिलाफ लगता है इस एसआईटी के जरिए, वो ये कि उस कार्यक्रम की कोई जानकारी किसी सीनियर ऑफिसर को दी ही नहीं गई कि 80,000 लोग आ रहे हैं। एसडीएम और बाकी तमाम लोग, जो तहसीलदार से लेकर वो चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सीओ जो थे, उन्होंने शायद अपने सक्षम स्तर पर ये सोच लिया, अपने स्तर पर ये सोच लिया कि इस पूरे मामले को या इस पूरे कार्यक्रम को बड़े आराम से उसका आयोजन वो करवा सकते हैं। और जब एसआईटी ने पाया कि इन लोगों ने ना तो अपने प्रोग्राम को, उस पूरे कार्यक्रम को सीरियसली लिया है और ना ही अधिकारियों को बताया है, ये बेस बनता है इन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का। तो एक बड़ी बात ये है। दूसरा, जो हम एसडीएम की एक रिपोर्ट देखे थे आदर्श, अगर आपको याद हो तो एफआईआर जिस दिन आई थी और जो एसडीएम की रिपोर्ट आई थी, दोनों घटना के दिन ही, मंगलवार की रात को एसडीएम की रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई थी। जब हम एफआईआर पर बातचीत भी कर रहे थे कि उसमें बाबा का नाम क्यों नहीं है, ये बताया गया कि ये पूरी अनुमति देने से पहले जो उप जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एजिस्ट्रेंट सिकंदरा राव है, उन्होंने उस कार्यक्रम स्थल का, क्योंकि तब तक तो वो कार्यक्रम स्थल था, कोई मुआयना किया ही नहीं। मतलब ये फैक्ट चेक ही नहीं हुआ कि 80,000 लोग वहां पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और इसलिए जो सवाल उठता है बार बार कि वो क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्यों वो रास्ता जाम रहा, क्यों एम्बुलेंस को 20 मिनट लगे, क्योंकि वहां पर जाकर किसी अधिकारी ने देखा ही नहीं था कि 80,000 लोग जब आएंगे तो व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी। तो एसडीएम के अलावा सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 तो अहम बिंदु हैं उत्कर्ष, ये तमाम तो अहम बिंदु हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट इस पूरे मसले में ये है कि इस पूरी एसआईटी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का कहीं नाम जिक्र तक नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब ये क्या वजह है? आखिर ऐसा कौन सा संरक्षण बाबा को मिला हुआ है जिसका सत्संग था? ठीक है, आयोजनकर्ता के नाम कुछ और हो सकते हैं, सत्संग तो सूरजपाल जाटव का ही था। 3 पेज का कंक्लूजन है, 100 से ज्यादा पेजों की ये रिपोर्ट है। कल रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर ये रिपोर्ट पहुंच गई थी। घर पर ही जो कार्यालय, वहां पर ये रिपोर्ट थी। सुबह उन्होंने जब अपने दिन की शुरुआत की, इस रिपोर्ट को देखा। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, सुबह से उन कार्यालयों, दफ्तरों से जुड़े तमाम सूत्रों से हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट में सिर्फ एक बार बिना नाम के
जिक्र आता है, और जिक्र जिस लाइन पर आता है, अगर मैं उसको शब्दशः पढ़ दूं तो वो आता है, सत्संगकर्ता और भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंध के आपस में मिलने की छूट दी गई। बस यहां पर ही सत्संगकर्ता लिखा है, या फिर वो कहीं नाम जैसे कह रहे हैं, वो कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा। और ये कहा गया कि भारी भीड़ के दृष्टिगत यहाँ पर ना बैरिकेडिंग की गई, ना पैसेज की व्यवस्था की गई। हादसा घटित होने पर आयोजक मंडल के लोग भाग गए। बार बार ये सवाल आता है कि आखिरकार बाबा इसके आरोपी क्यों नहीं है, और उस पर एक तर्क जो कि प्रशासन से जुड़े सूत्र लगातार दे रहे हैं, और मैं सूत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी खुलकर इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। जो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जब ये सवाल हुआ तो सबने कहा कि प्राइमा फेसी एफआईआर है, एफआईआर नियत धाराओं के तहत आयोजक मंडल पर हो सकती है। आपने भी मुझसे पूछा था और मैंने आपको ये आर्गुमेंट बताया था सरकार का, लेकिन तो जांच बड़ी हो गई है, जांच का दायरा बड़ा हो गया है, एक रिपोर्ट आ गई है, न्यायिक जांच शुरू हो गई है, एफआईआर जिस बिना पर हुई उस बिना पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लोगों से पूछताछ हो रही है, अभी भी बाबा का नाम क्यों नहीं? तो जो शासन प्रशासन से जुड़े सूत्र हैं वो लगातार एक बात बता रहे हैं कि एक तो इसके पॉलिटिकल मायने, फायदे नुकसान, नफा नुकसान बहुत होते हैं, उस ओर ना भी जाया जाए तो टेक्निकली कि अगर बाबा को इन प्रिंसिपल मुख्य रूप से दोषी बना दिया गया बिना किसी ऐसे आधार के जो जांच में नहीं आया हो, तो फिर कल को पूरे प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम हो रहा होगा, मान लीजिए उत्कर्ष चतुर्वेदी एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और मैं दर्शकों को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल उदाहरण, कि मान लीजिए उत्कर्ष चतुर्वेदी एक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का मंच मैंने बनाया, कौन कौन आएगा ये मैंने तय किया, उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे मैंने ये तय किया, और मैंने आदर्श को उस कार्यक्रम के गेस्ट के बतौर बुलाया। कल को खुदा खास्ता कार्यक्रम में हादसा होगा तो आदर्श जिम्मेदार होंगे कि उत्कर्ष जिम्मेदार होंगे? और ये जो एक पसोपेश है ना, इसमें इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन इस घटना के बाद छिड़ा हुआ है। हाँ, एक लिंक अभी भी मौजूद है, और जब मैंने कई सारी वो तमाम सीनियर अधिकारियों से या पुलिस प्रशासन के पुराने वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारियों से बात करी, तो उनका कहना है कि एक चीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण बाबा को बिना किसी गफलत के उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन इस एफआईआर में नामित कर सकता है, और वो ये कि जो आयोजनकर्ता पकड़ाए हैं, कल को उनमें से किसी की एक की गवाही या बयान इस तरीके का आता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो बाबा के निर्देश पर किया, यानी कि उनका बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक एस्टैब्लिश हो जाए, नंबर एक बात, या फिर वो तो उत्कर्ष बीच में रोक रहा हूं, वो तो एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो होगा क्या होगा आगे वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन वो जो सेवादार, वो जो आयोजन करता, वो सब तो सीधे तौर पर सूरजपाल जाटव बाबा से ही जुड़े हुए थे। अब सवाल ये है, उत्तर प्रदेश का जरा जातीय समीकरण अगर समझें, जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की चर्चा हो रही है, बाबा नारायण साकार हरि और सूरजपाल जाटव ये दलित समुदाय से आते हैं, और दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा है ये हम सब जानते हैं। उनके ज्यादातर अनुयायी भी जो हैं वो उसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, और भी समुदाय के लोग हैं लेकिन ज्यादा अनुयायी उस समुदाय से हुए हैं। एक बात बार बार ये भी उठ रही है कि पक्ष हो विपक्ष हो, बाबा का नाम लेकर कोई कड़ी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है, सबको कहीं ना कहीं वोट बैंक का डर दिख रहा है। इसलिए मैंने आपको जवाब की शुरुआत में कहा था कि मैं अंदर खाने क्या चल रहा है वो दो एंगल से है। अब आपने पहले एंगल वाला सवाल पूछ लिया, जिसको मैंने कहा था कि इसको अगर एक मिनट के लिए छोड़ें और इन प्रैक्टिकल क्यों नहीं नाम आ रहा, वो मैंने आपको बताया था। चलिए अब ये बताते हैं जो आप पूछ रहे हैं। ये बात सही है कि बाबा सूरजपाल कहिए, साकार हरि कहिए, कुछ भी नाम कहिए, भोले बाबा कहिए, अपने लोगों के बीच में या मानने वालों के बीच में जिस भी नाम से प्रचलित हो, अच्छा खासा वोट बैंक है। मतलब 2.5 लाख अगर एक कार्यक्रम में आए, कितने लोग ऐसे हैं जो घर पर तस्वीरें रखते होंगे, नहीं रखते होंगे तो नहीं पहुंच पाए, तो जो पहुंचे उनके जरिए अपने आप को धन्य मानते होंगे, पहले कार्यक्रम होते रहे, वो चरण रज या फिर धूल, उसको अगर साफ शब्दों में कहूं तो धूल लेकर जो घर पहुंचे उसको 4 और लोगों ने माथे लगाया होगा, तो 2.5 लाख गुणा 4 कर लीजिए, 10 लाख की संख्या तो ऐसी हो जाती है। वो परिवार होगी जो सीधे जुड़ गए इस कार्यक्रम से। अब इसके अलावा जैसा आपने कहा कि जिस वर्ग से, जिस बिरादरी से आते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल ने एक को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, जिसमें उनकी सुप्रीमो मायावती ने खुलकर लिखा था कि बाबा साकार हरि पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ढोंगी बाबा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। अब उसके पीछे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो एक वजह बता रहे हैं आदर्श, वो ये बता रहे हैं कि देखिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले कुछ चुनावों से, पिछले कुछ सालों से दलित वोट मिलता रहा, पिछड़ा वोट मिलता रहा, वो शिफ्ट होकर कहां चला गया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास। तो वो नहीं चाहते कि उस वर्ग से आने वाले, उस वर्ग के किसी एक तरीके से लीडर, या आप मान लीजिए मास लीडर को हम किसी तरीके से आरोप लगाएं या हमारे किसी बयान के कारण उस व्यक्ति की दिक्कतें बढ़ती दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों में क्या हो रहा है? दलित और पिछड़े वर्ग के साथ अपने जो दूरियां एक आ गई हैं उसको ठीक करिए, तो सीधा आक्रमण वहां से भी नहीं हो रहा।
एक ही पार्टी बचती है जिसके पास से ये वोट बैंक चला गया और जिसको वापस आने के लिए बहुत संभालने की और संभलने की जरूरत नहीं है, वो उसको अपना कोर वोट बैंक मानती रही है। और वहीं से सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आई है, वो है बहुजन समाज पार्टी से। तो जो दो तरफा जो आप पूछ रहे हैं ना कि आखिरकार नाम क्यों नहीं लिया जा रहा और क्या सियासी एंगल है, बिल्कुल है। जिस समाज से वो आते हैं, जाटव समाज के साथ अगर आप दलित समाज देख लीजिए, जब जब ये समाज इंटेक्ट होकर किसी और समाज या वर्ग के साथ किसी भी चुनाव में जाता है, 2007 ब्राह्मण या अपर क्लास प्लस ये समाज प्लस दलित, उत्तर प्रदेश में मायावती पूरे बहुमत की सरकार बनाती हैं। 2012 ऐसे ही 2 या 3 जातें मिलती हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है, अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। 2017 और 2022 वापस वो कहा गया कि जातियों का देखिए दूसरों के वर्गों में हमने सेंध मार दी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। अभी भी ये बात आई। तो ये थ्योरी सबके दिमाग में है और थ्योरी इस कदर दिमाग में है कि 121 मौतें हो गई, लेकिन लोग इस बात से डर रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान ना हो, मानवीय नुकसान जो हो गया वो हो गया। अब इस पर राजनीतिक साजिश वाला एंगल ज्यादा चल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यक्ति जो ये कहकर अपने पूरे उस तथाकथित सत्संग को खत्म किया हो कि जाते जाते मेरी चरण रज लेकर जाइएगा। और अनेकों अनेक कार्यक्रम इस देश दुनिया में होते हैं जहां पर वीवीआईपीज स्टेज के पीछे से निकलते हैं, उनके निकलने आने का रास्ता अलग होता है ताकि भीड़ बेकाबू ना हो। ये इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिसमें व्यक्ति बीचों बीच निकलता है, कहता है मुझे छुइए, मैं जहां चल कर जाऊं वहां की धूल उठाइए, और लोगों को आने दिया जाता है। तो जब ये कार्यक्रम हुआ, वो जो आपने कहा ना कि कानूनी प्रक्रिया में तो वो एस्टेब्लिशमेंट बड़ा बुरा है, लेकिन सरकार से लेकर हर कोई कह रहा है कि बाबा ने चरण रज लेने की बात कही, ये बयान आधार क्यों नहीं बन सकता? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए राजनीतिक रसूख ही कह सकते हैं बाबा का, जिसकी वजह से बाबा बिल्कुल साफ सुथरी इंटैक्ट है, क्लीन चिट है, एसआईटी रिपोर्ट में कहीं नाम नहीं है। कहा उत्कर्ष ये भी जाता है कि 16 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां बाबा का प्रभाव बताया जाता है, और ये एक बड़ी वजह है कि वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, सब एक तरीके से दबी जुबान में क्लीन चिट ही दे रहे हैं। ना सिर्फ 16 जिले हैं, आदर्श बखूबी आपने सही कहा। आप देखिए बाबा का आश्रम मैनपुरी में, जहां से तस्वीरें पास आ रही हैं, हमने हाथरस में हमने कार्यक्रम देखा, अलीगढ़ से प्रभावित थे, हताहत थे, इटावा देख लीजिए, कन्नौज देख लीजिए, तमाम जो आसपास के जिले हैं उन पर आप देखिए, बरेली देखिए, वहां तक से लोग आ रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को मत देखिए, एक जो ज्यादा देखा जा रहा है ना, क्योंकि अब हम खुलकर अगर बात कर ही रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, तो ये भी देखा जा रहा है 6 महीने बाद हरियाणा में चुनाव है, और वहां पर अगर कुछ प्रभुत्व रखने वाली जातियों और बिरादरियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाला ये हिस्सा भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश के बाद इस पूरी घटना में अगर किसी प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित हुए, सर्वाधिक हताहत हुए, उस 121 की लिस्ट को आप में से उत्तर प्रदेश हटा दीजिए तो वो हरियाणा दूसरे नंबर पर है, जहां से 4 लोगों की मौत हुई, जो 4 लोग आए थे पलवल से, वो लोग आए थे। इसके अलावा राजस्थान की कुछ पैचेस हैं जहां से हमने देखा कि लोग आए, मध्य प्रदेश का इलाका है, लेकिन सियासत के हिसाब से हरियाणा भी दिमाग में है। तो 16 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत ठीक ठाक तरीके से, और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वो हिस्सा जो कि अवध को जोड़ने वाला पैच कहा जाता है, जहां तक पूरे अवध क्षेत्र की शुरुआत होती है, यानी बरेली मंडल तक। तो अगर आप आगरा मंडल से शुरू कर लिए और बरेली मंडल तक अगर आप आइए, तो वो पूरा जो उत्तर प्रदेश के नक्शे को जो लोग समझते हैं, और आप भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, वो 16 जिले प्रमुख रूप से, क्योंकि वहां पर आप इस बिरादरी और जात के मानने वाले लोगों की भी संख्या ज्यादा है। बाबा के अधिकतर कार्यक्रम ऐसे हुए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, पूर्वांचल में भी बाबा का ठीक ठाक प्रभाव है। पूर्वांचल में जब बाबा ने कार्यक्रम किए, गोरखपुर, गोंडा, इन जगहों पर, उसके पास रिकॉर्ड जब हमने थोड़े से खंगाले पता किए, तो लाखों की भीड़ वहां भी थी, लाख से कम की भीड़ उनमें से किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं दी, ऐसा नहीं हुआ है। और जिस तरीके से हरियाणा से लोग आए थे, अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि साल जब तक खत्म होगा, हरियाणा का विधानसभा चुनाव भी है, और हरियाणा की राजनीति में बाबा किस कदर इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, वो 2-2, 3-3 ऐसे हों जो जेल की सलाखों के भीतर हैं, और ऐसे हों जो बाहर हैं, उनके पैरोल मिलने की टाइमिंग भी आप देख लीजिएगा, चुनाव पास आएंगे तो वो भी बाहर जाहिर सी बात है, यही तो विडंबना है उत्कर्ष, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 21 लोगों की मौत हो जाती है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम आप चर्चा कर रहे हैं, और ये बातें सिर्फ हम आप नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, एसआईटी की इस पूरी रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति इसके पीछे है, कोई भी दल खुलकर कुछ कह नहीं रहा है। ये तमाम सवाल है, भविष्य में क्या होगा इंतजार रहेगा। क्या एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई किस तरीके से बढ़ती है, और जिन तमाम लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, क्या वो अगर कुछ इसमें कहते हैं, उसके बाद क्या बाबा का नाम एफआईआर में शामिल होता है। ये तमाम अहम सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं, उनके जवाब कब मिलेंगे इसका इंतजार रहेगा। लेकिन फिलहाल उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी खबर में पूरी डिटेल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।